हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो जो है आप लोगों को फिजिक्स के 4th चैप्टर विद्युत धारा की पढ़ाई हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कल देखे थे ए मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, उसका ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का सत्यापन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कल मैंने कमेंट जब देख रहा था तो ओम का नियम और ओम के नियम के सत्यापन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्या सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओम का नियम को एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा दूंगा और आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे लेक्चर का जो है ये हमारे लेक्चर का पार्ट 3 है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह सभी अपने क्लास को इस क्लास को अटेंड कर सके। तो दोस्तों, हम लोग जो है 2 दिन से जो क्लास कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आप सभी हमारे क्लास को कंटिन्यू रखें और हमारे सारे वीडियो को आप लोग देखें। सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। खासकर दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस के सभी पेपर की तैयारी कराई जा रही है। तो ये दोनों पेपर की तैयारी आप हमारे द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आप लोगों को जो कंफ्यूजन था, मैं आप लोगों को उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। तो पहले हम लोग अपना कंफ्यूजन लेते हैं ओम के नियम पर। किस पर? ओम के नियम का पहले हम लोग कंफ्यूजन देखते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि दोस्त सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ ओम का नियम। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को दोनों में पूछता है कि ओम का नियम क्या है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ओम के नियम को लिखिए या ओम के नियम का सत्यापन करें। तो किसी साल ओम के नियम पूछ दिया जाता है और किसी साल ओम के नियम को पूछ दिया जाता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो ओम का नियम किसको बोलेंगे? नियत ताप पर किसी परिपथ, नियत ताप पर किसी परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं। नियत ताप का मतलब दोस्तों हो गया एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो उस धारा परिपथ से प्रवाहित हो रही है, ना कि कभी 10 वोल्ट प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड के बाद हम लोग 12 वोल्ट को प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड के बाद 15 वोल्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं, अगर हम लोग 10 वोल्ट प्रवाहित कर रहे हैं तो 10 वोल्ट ही प्रवाहित होगा उस परिपथ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक नियत ताप, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नियत ताप पर किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम। एग्जाम्पल समझते हैं। यदि परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा हमारा आई हो और विभवांतर भी हो तो हमारा आई समानुपाती किसकी हो जाएगा? भी के। और आई इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? भी बट्टे आर। आई इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? भी बट्टे आर। जहाँ आई भी हमारा इस साइड आ जाएगा तो आई आर, तो भी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आई आर। जहाँ हमारा आई क्या है, आर क्या है? प्रतिरोध। जहाँ हमारा आर प्रतिरोध है, भी हमारा विभवांतर है और आई हमारा धारा है। इस क्वेश्चन से जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है वो मेनली इस पॉइंट से पूछा जाता है, भी इक्वल टू हमारा आई बाय आर। ये जो आप लोगों का एक क्वेश्चन है ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। बताए कैसे? तो दोस्तों ये एक लिख देगा आपको भी हम किसको लिए हैं? विभवांतर को। भी हम विभवांतर को लिए हैं, विभवांतर आपको दे देगा। उसके बाद हम लोगों को दे देगा विभवांतर इक्वल टू दे देगा हमें धारा इनटू, क्या होता है विभवांतर को? धारा इनटू प्रतिरोध। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे इस परिभाषा में, तो कभी आपको दे देगा प्रतिरोध, पहले दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। कभी आपको दोस्तों यहाँ दे देगा कि विभवांतर क्या है? विभवांतर इक्वल टू हमारा विभवांतर को लिख देगा धारा का जगह खाली छोड़ देगा, ये जगह जो हमारा है। कभी हमारे इस जगह को ब्लैंक छोड़ देगा और ये जगह दे देगा, तो ये हम लोगों का ब्लैंक रहेगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? धारा। तो कभी दोस्तों क्या करेगा? इस जगह को लिख देगा, इस जगह पर धारा लिखा रहेगा और इस जगह पर प्रतिरोध हमारा नहीं लिखा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर तक प्रतिरोध डालेंगे। और कभी कभी ये दोनों रहेगा और यहाँ से विभवांतर गायब रहेगा, इक्वल टू डैश इक्वल टू दे देगा हमारा दे देगा धारा इनटू प्रतिरोध। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम को लिखिए और खासकर इतना दूर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये सारा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां हमारा भी विभवांतर है, आई हमारा क्या है? आई हमारा धारा है और आर हमारा प्रतिरोध है।
आप लोग इसको समझ ले, नियत ताप मतलब हो गया हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज करा दिया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, इसलिए मैं चाहा इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व कर दूं। तो ओम का नियम का सत्यापन, ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा कि ओम के नियम का सत्यापन लिखे। तो ये हम लोगों आज की क्लास में इसको भी देख लेते हैं। तो ओम के नियम का सत्यापन, इस सबको हम लोग 2 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जो पढ़ाई है हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। तो इसका सत्यापन दोस्तों, इसके सत्यापन के लिए दोस्तों हम लोग एक प्रयोग करते हैं। मेनली हम लोग ओम का सत्यापन जो करते हैं वो एक प्रयोग के द्वारा करते हैं कि सही में ओम का जो नियम है वो भी समानुपाती आई समानुपाती भी है। इसके लिए हम लोग एक सत्यापन करते हैं, मतलब एक प्रयोग करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हम लोग ओम के नियम का सत्यापन कर लेंगे। तो इस प्रयोग में जो हम लोग क्या लेते हैं, इस प्रयोग में दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं, मतलब एक बैटरी का सेल लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एमीटर रखते हैं। उसके बाद हम लोग एक वो वोल्ट मीटर लेते हैं, जिससे हम लोग विद्युत धारा के विभवांतर को नापेंगे। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, तो इससे हम लोग एमीटर से विद्युत धारा को नापेंगे और वोल्ट मीटर से जो हम लोग उसके विभवांतर को नापेंगे। तो कुछ सेल, एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक हम लोग बैटरी लेंगे। इस सबको मिला के हम लोग एक विद्युत परिपथ पूरा कर लेंगे, जिस प्रकार का आप लोग परिपथ देखते हैं। तो ये सभी को मिला के हम लोग एक परिपथ को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस सेलों की संख्या में परिवर्तन करेंगे। इट मीन दोस्तों, कभी हम लोग वोल्टेज ज्यादा देंगे, कभी धारा को कम करेंगे। तो इन सेलों को जब संख्या में कमी करेंगे तो एमीटर एवं वोल्ट मीटर के पठनांक, मतलब जो रीडिंग होगा उसका कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को नापते हैं। तो उसमें एमीटर और एम्पियर कितना हुआ, वोल्ट मीटर कितना, वोल्ट कितना हुआ, ये सभी को हम लोग पठनांक को अवलोकन करेंगे और उसका हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। तो एमीटर का जब पठनांक बढ़ेगा, मतलब जैसे एमीटर की जब जो है संख्या बढ़ेगी, यूनिट बढ़ेगी, तो वोल्ट मीटर का भी पठनांक बढ़ेगा, वोल्टेज भी हमारा बढ़ेगा। जब एमीटर का हमारा पठनांक घटेगा तो वोल्ट मीटर का भी पठनांक हमारा घटेगा। तब हम लोग इन दोनों के पठनांकों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, जो ग्राफ हमारा एक सरल रेखा होता है। तो इस तरह से हमारा एक विद्युत ओम का नियम का सत्यापन होता है। तो ये हमारा ओम के नियम का सत्यापन था। तो हम लोग अब अपने आज के क्वेश्चन को देखते हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया जितने स्टूडेंट क्लास को कर रहे हैं वो हमारी क्लास को अंत तक करें, क्योंकि ये सभी क्लास जो आपका 2-3 दिन से हो रहा है वो सभी क्लास आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो हम लोग अब समझते हैं प्रतिरोध क्या है, जो आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा दोस्तों हमारा है, किसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण उसे प्रभावित हो रही धारा का विरोध करता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ओम का नियम है, ओम के नियम का सत्यापन है। तो प्रतिरोध हम लोग को किससे पूछेंगे, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रतिरोध क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे, जिससे उस प्रवाहित धारा का हमारा क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध का हमारा एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आप लोग याद रखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा ओम होता है। और ओम को जो है संकेत में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओम को संकेत में आप लोग यहाँ संकेत देख ले, ओम को संकेत में इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रतिरोध हमारा क्या हो गया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी एग्जाम में 1 नंबर में, पहले जब 1 नंबर में पूछा जाता था, अब तो खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रतिरोध का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम को संकेत में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ओम को संकेत में इस तरह से लिखा जाता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा ओम होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उससे होने वाली धारा को वो विरोध करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तो हम लोग देख लिए,
अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध कब घटेगा कब बढ़ेगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध पहला हमारा करता है तार की लंबाई पर। किस पर? तार की लंबाई पर, जिससे वो अपनी धारा का विरोध करता है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई का समानुपाती होता है। उसके सेकंड हमारा तार की मोटाई पर। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। उसका थर्ड हमारा है चालक के पदार्थ पर, मतलब उस पदार्थ से कितना टेम्परेचर हो रहा है वो चालक के पदार्थ पर, मतलब समान लंबाई एवं समान मोटाई का अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। उसके बाद हमारा है चालक के तार पर, मतलब दोस्तों चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये 5 नंबर में पूछा था, प्रतिरोध हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध पहला निर्भर करता हुआ हमारे है तार की लंबाई पर। किस पर? तार की लंबाई पर। अगर हमारा तार ज्यादा लंबा होगा तो वह उतने प्रतिरोध का विरोध करेगा। तो पहला हमारा है तार की लंबाई पर। किसी तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा हमारा है तार के मोटाई पर। दूसरा हमारा क्या है? तार की मोटाई पर। किसी तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड हमारा है चालक के पदार्थ, जो हमारा चालक है उसके पदार्थ पर। उसके बाद फोर्थ है हमारा चालक के ताप पर। किस पर है? चालक के ताप पर हमारा फोर्थ है। तो ये हमारा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध हमारा 4 बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर और चालक के ताप पर। तो ये सभी आप लोग याद कर लेंगे और इसके जितने बारे में लिखा है आप लोग उतना लिख देंगे तो इसमें आप लोगों को 5 नंबर में मिल जाएगा। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं सभी को स्टूडेंट को बताता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी का कमेंट देखता हूँ, फिर आपको उस पर से सॉल्यूशन भी प्रदान कर देता हूँ। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने अब 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। और 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी तक में आज के 2 क्वेश्चन देखे। पहला देखें प्रतिरोध क्या है, उसके बाद हम लोग देखें प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है प्रतिरोधकता। ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या है? ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रतिरोधकता क्या है। तो ये भी आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोधकता हमारा क्या है। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा है किसी पदार्थ का वो गुण, महत्वपूर्ण गुण जिस पर उससे होकर प्रवाहित विद्युत धारा का मान निर्भर करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। फिर से समझेंगे, किसी पदार्थ का वह महत्वपूर्ण गुण जिस पर उससे होकर प्रवाहित धारा का मान निर्भर करता है। मतलब दोस्तों कि उससे कितनी धारा प्रवाहित होगी ये उस पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है हमारा 220 वोल्ट, अगर उससे कहीं वोल्टेज ज्यादा आता है तो वो वहाँ रेजिस्टर हमारा लगा रहता है, प्रतिरोधक लगा रहता है, जिससे हमारा वहाँ वोल्टेज कम होकर और जितना वोल्टेज चाहिए वही सप्लाई होता है। तो ये काम हमारा प्रतिरोधकता का होता है। तो प्रतिरोधकता ग्रीक अक्षर के पी से सूचित करता है। ये हमारा ग्रीक अक्षर का पी है, इससे हम लोग प्रतिरोधकता को सूचित करते हैं। इसका प्रतिरोधकता का हमारा संकेत है ग्रीक अक्षर का पी। आप लोग इस संकेत को ध्यान से रखेंगे और ध्यान से याद कर लेंगे क्योंकि ये सभी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितने आप लोग देख रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के लिए तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में थ्योरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो प्रतिरोधकता समझ लिए। प्रतिरोधकता को हम लोग किसमें सूचित करते हैं? ग्रीक भाषा के पी अक्षर से सूचित करते हैं। तो हमारा दोस्तों ग्रीक अक्षर के रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे भाषा में इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो ग्रीक अक्षर में ये पी लगता है लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो भी बोलते हैं। तो रो इसका तो हमारा क्या होगा? RA/I। क्या हो जाएगा? RA/I। दोस्तों इस चैप्टर के बारे में आप लोग विस्तार से क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग 12th के उस चैप्टर में जो है इस चैप्टर को प्रतिरोधकता क्या है बड़े विस्तार से साबित करेंगे। कूलम, ये सब आपका उस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप लोग उसको उस चैप्टर में उसको वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं आप लोगों को यहाँ इतना ही जानना है कि प्रतिरोधकता हमारा क्या होता है। रो हमारा होता है, रो को हम लोग ग्रीक अक्षर के पी से लिखते हैं। तो ग्रीक अक्षर पी हमारा हो जाएगा
आर ए बट्टे आई। आर हमारा प्रतिरोध है, ए हमारा विभवांतर है और आई हमारा धारा है। जब हमारा आर क्या है प्रतिरोध, आई हमारा धारा है और ए हमारा क्या है अनुप्रस्थ काट का अक्षर, मतलब दोस्तों क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा क्या है आर। तो ये हमारा हो गया प्रतिरोधकता। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे प्रतिरोधकता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 19 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोधक का समूहन क्या है। क्या है प्रतिरोधक का समूहन क्या है, मतलब दोस्तों प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका समझ तो कई प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन। क्या बोलते हैं, कई घटना को एक साथ जोड़ने, कई प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था को हम लोग प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। हम लोग प्रतिरोध को रेसिस्टर भी बोलते हैं। तो कई प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन। मतलब दोस्तों प्रतिरोधकों का समूहन कितने तरह से होता है। तो प्रतिरोधकों का जो समूहन है वो 2 प्रकार से होता है। पहला हमारा है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा हमारा है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व। पहला उसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी में जोड़ते हैं, या दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम समूहन। हम लोग इस दोनों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रतिरोधकों का समूहन, ये आपके चैप्टर के लिए भी और ये आपके सिलेबस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके 10th के फिजिक्स सिलेबस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन के दोनों का व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी सीखेंगे। तो आप लोग जो है हमारे क्लास को रेगुलर अटेंड करें। हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, रेगुलर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, साथ में आप लोगों का सपोर्ट भी हमें बहुत जरूरी है। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक हमारे वीडियो को पहुंचे और आपके दोस्त जो है हमारे इस वीडियो को देखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वो भी अपनी पढ़ाई को कर सके। तो हम लोग अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन क्या है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं आप लोगों को आज परिभाषा दे दूंगा श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन क्या है, और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें हम लोग श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और समांतर क्रम समूहन के लिए भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये दोनों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग कल की क्लास को भी मिस नहीं कीजिएगा। सभी स्टूडेंट कल की क्लास को भी अटेंड अवश्य कीजिएगा। तो हम लोग पहला परिभाषा लेते हैं, श्रेणी क्रम समूहन क्या है। तो श्रेणी क्रम समूहन जो आप लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये एक श्रेणी क्रम का समूहन क्या है, श्रेणी क्रम समूहन में ये फिगर आप लोगों का है। इसमें दोस्तों मेनली क्या होता है, प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा से दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे को जोड़ा जाता है। मतलब दोस्तों इसमें जो है, जैसे हमारा ये एक रेसिस्टर हुआ, आप लोगों को मैं ध्यान से दिखा देता हूं, ये कलर ऑलरेडी यूज है दोस्तों, हम लोग रेड ही लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक रेसिस्टर है, जो ये हमारा R1 एक रेसिस्टर है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, ये R1 हमारा एक रेसिस्टर है। क्या है, रेसिस्टर है। उसमें क्या है, एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, मतलब इस प्रतिरोधक का हमारा एक सिरा ये हो गया। ध्यान से आप लोग फिगर को देख के इसको समझने का प्रयास करेंगे, श्रेणी क्रम समूहन, क्योंकि आप लोग फिगर से समझेंगे तो यहाँ आप इसका परिभाषा आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो आप लोग हमारे फिगर को अच्छे से देखेंगे और मैं फिगर से आप लोगों को समझाता हूँ। तो परिभाषा हमारा है, प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें एक प्रतिरोधक हमारा क्या है, R1 है, दूसरा प्रतिरोधक हमारा R2 है, तीन प्रतिरोधक हम लिए R1, R2 और R3। हम अपने 3 प्रतिरोधक को लिए हैं, उसमें एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है। ये हमारा देखिए, ये जो सिरा है प्रतिरोधक का, ये हमारा क्या है, प्रथम सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा है इस प्रतिरोधक का। फिर ये प्रतिरोधक का ये हमारा प्रथम सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा है। उसके बाद एक प्रतिरोधक का ये हमारा प्रथम सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा। आप लोग इसको देखिएगा, ये कलर जो आप लोगों को एक ब्लैक में लिया गया है, उसके बाद हम लोग इसको रेड में रखे हैं। तो इस प्रतिरोधक का हमारा ये प्रथम सिरा, ये दूसरा सिरा, ये हमारा प्रथम सिरा और ये हमारा दूसरा सिरा, और इस प्रतिरोधक का ये हमारा प्रथम सिरा और ये हमारा क्या है, दूसरा सिरा है। आप लोग अब जोर से ध्यान परिभाषा करेंगे, इसमें क्या है, एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। मतलब दोस्तों इस प्रतिरोधक का दूसरा सिरा जो है
इस प्रतिरोधक के प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो दूसरा सिरा है इसके प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ। हम लोग नॉमिनेट कर दिए थे इसको फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो इसका देखिएगा इसका दूसरा सिरा जो है इसके प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ है। फिर इसका इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है इसके प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। तो ये हमारा R1 है, इस प्रतिरोधक का नाम हम लोग R1 लिखे, ये R2 लिखे, इसको R3 लिखा, और ये V से इसका हम लोग विभवांतर सूचित कर रहे हैं। ये इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे हम लोग I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं जो हमारा यहाँ सेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यह हमारा एक सेल है जिसका ये सिरा प्लस है और ये सिरा इसका माइनस है। तो अगर आप लोगों से पूछा प्रतिरोधक का समूहन क्या है तो हम लोग लिखेंगे प्रतिरोधक समूहन दो प्रकार का होता है। पहला हमारा श्रेणीक्रम समूहन, दूसरा हम लोग समांतरकरण समूहन। और आप लोगों को अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये 2 नंबर में पूछ देगा कि श्रेणीक्रम समूहन का परिभाषा लिखे, तो आप लोग उसमें इतना लिख देंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि श्रेणीक्रम समूहन आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समांतर क्रम समूहन क्या है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकते हैं, मैं उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोग फिगर को भी अच्छे से देख लेंगे और परिभाषा को भी अच्छे से देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। श्रेणी क्रम में हमारा होता है क्या? एक प्रतिरोधक का सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है। जहां आप लोगों को मैंने यहाँ नॉमिनेट करके दिखाया कि ये इसका प्रथम सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोधक का R1 प्रतिरोधक का R2 प्रतिरोधक का हमारा ये प्रथम सिरा है, ये हमारा प्रतिरोधक सिरा है। जहां आपका ये लेटर दिख रहा है ये हमारा प्रतिरोधक का प्रथम सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा है। तो इस प्रथम सिरे से इस R2 का जो हमारा दूसरा सिरा है उससे R1 का हमारा प्रथम सिरा जुड़ा हुआ है। फिर R2 का जो दूसरा सिरा है उससे R3 का प्रथम सिरा जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं समांतर क्रम समूहन क्या है। क्या समझते हैं अब हम लोग? समांतर क्रम समूहन क्या है? जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं समांतर क्रम समूहन, यहाँ हमारा क्या हो रहा है मैं आप लोगों को यहाँ फिगर से भी समझा दूं। तो पहले मैं इसके परिभाषा को देखता हूँ कि समांतर क्रम समूहन क्या है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा समांतर क्रम समूहन। कल के क्लास में हम लोग इसका व्यंजक को भी देखेंगे। तो समांतर क्रम समूहन का परिभाषा दोस्तों, प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधक को पहले सिरों के साथ पहले सिरों को एक साथ और दूसरे सिरों को एक से जोड़ा जाता है परिपथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम समूहन। इसमें क्या होता है? सभी प्रतिरोधकों को पहले सिरे के जितने प्रतिरोधक हम लेंगे उसके सभी सिरों को एक साथ जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ जोड़ेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फिगर में, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा दोस्तों R3 है। मैंने मान लिया कि ये हमारा प्रतिरोधक 1 है, ये हमारा प्रतिरोधक 2 है और ये हमारा प्रतिरोधक 3 है। तो इसका जो प्रथम सिरा है ये है, इसका दूसरा सिरा ये है। फिर सेम टू सेम इस रेसिस्टर का प्रथम सिरा ये है, दूसरा सिरा हमारा ये है। उसके बाद इस रेसिस्टर का भी प्रथम सिरा हमारा ये है और दूसरा सिरा हमारा ये है। आप लोग यहाँ गौर करेंगे कि सभी का प्रथम सिरा, इस रेसिस्टर का प्रथम सिरा, इस रेसिस्टर का प्रथम सिरा और इस रेसिस्टर का प्रथम सिरा, तीनों हमारा एक साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। इस बिंदु पर हमारा तीनों एक साथ जोड़ दिए। उसके बाद इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा, इस तीनों को भी हम लोग एक साथ यहाँ जोड़ दिए। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग क्या कर दिए? इस तीनों के एक सिरा को जोड़ दिए। तो यही हमारा होता है समांतर क्रम समूहन, जिससे हम लोग यहाँ से उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो इससे भी प्रवाहित हो रही है, इससे भी प्रवाहित हो रही है, उससे भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम तीनों को एक साथ जोड़ दिए और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सेल हो गया। तो ये हमारा समांतर क्रम समूहन की परिभाषा हो गई। मैं आशा करता हूं कि ये भी समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हम अपने आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जितने भी स्टूडेंट आज की क्लास को अटेंड किए वो अपना अटेंडेंस बना देंगे, साथ में इसका जो PDF है वो आपको कल की क्लास के साथ दिया जाएगा। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना दे ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा नंबर नोट कर लेंगे 9572222339। ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोग मैसेज करके हमसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में आपको हमारे ग्रुप का लिंक दिया, आप वहां से जुड़ सकते हैं, या हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वहां दिया हुआ, जो हमारा ये नंबर ये है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं।
तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त सब भी हमारे क्लास को अटेंड कर सके और वह भी हमारे क्लास को जुड़ सके। तो मिलते हैं कल के क्लास में। कल का क्लास भी आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कल का क्लास है। तो कल के क्लास को सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे और आज जो मैंने बातों को पढ़ाया आप उसको याद कर लेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जितने मैंने आज आप लोगों को बताया वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।